ऑर्गेनन का शुरू करने से पहले कोई ना कोई एक केस डिस्कस किया करेंगे। तो आज एक केस डिस्कस करेंगे और उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द एफोरिज्म पार्ट। एक पीछे कुछ मुझे किसी न्यू कॉलेज स्टूडेंट से बात कर रहा था मैं, तो एक चीज थोड़ी सी किसी मेडिसिन के बारे में बात चल रही थी। तो जब हम आपको केस दिखाते हैं, मैं डॉक्टर मनरूप हैं, आपको कोई मेडिसिन में कोई केस बताते हैं, उसकी कोई मेडिसिन बताई जाती है, खास करके जो अभी कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के, मेडिसिन को नहीं दिमाग में फिट कर लेना कि इस बीमारी की या इस डिजीज में ये मेडिसिन काम करती है, इस चीज को नहीं फिट करना। आपने प्रोसेस को समझना है। अगर आप उस प्रोसेस को अपने पेशेंट पे लागू करो, उस अपने पेशेंट को उस हिसाब से देखो, तो आपकी दवाइयां अलग आएंगी, वही नहीं आएगी हमेशा, ठीक है ना। मेडिसिन जो है वो सिम्टम्स के ऊपर, उसके जो कॉजेशन है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो हमने आपको केस बताया, बात चल रही थी, कोई बच्चा बोल रहा कि सर भाई ऑटिज्म में सल्फर जाती है ओकेजनली। ओकेजनली ऐसा ये चीज नहीं कभी भी दिमाग में लेके आनी एज अ होम्योपैथ। मैं अगर आज आपको कोई ऑटिज्म का केस डिस्कस करूं, उसके बाद में मेडिसिन बताऊं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ऑटिज्म में ये वाली मेडिसिन काम करेगी। इसको ऐसे नहीं लेना कभी भी। वैसे मेरी जनरली इसीलिए कोशिश होती है कि मैं आपको दवाई ना बताऊं, केस ही बताऊं सिर्फ, लेकिन फिर भी कभी कभी मेडिसिन भी डिस्कस करनी होती है डिपेंडिंग अपॉन द केस। तो उसको ये इफेक्ट नहीं आने देना माइंड के ऊपर केस का। इसीलिए ऑर्गेनन हम क्यों कर रहे हैं, ताकि ये जो डाउट्स हैं ये दिमाग से चले जाएं हमेशा के लिए। मैं यहाँ पे भी होम्योपैथ से बात होती रहती है, बाहर जाते हैं वहां पे भी डॉक्टर से बात होती है। बड़े ना ऐसे डाउट्स होते हैं, बेसिक से डाउट्स, जिसका जवाब ऑर्गेनन में दिया हुआ है, ऑलरेडी ऑलरेडी दिया हुआ है। उन चीजों का जवाब उन शब्दों में, ऑर्गेनन की बातों में, डॉक्टर हनेमन के एक्सपीरियंसेस में, उन सब चीजों का जवाब दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो अगेन हम केस अगर कोई डिस्कस करते हैं, कोई उसकी कोई मेडिसिन निकल के आती है, तो उसको फिक्स नहीं कर लेना कि ये बीमारी में ये दवाई काम करती है। हर बीमारी में हर दवाई काम करती है, डिपेंडिंग अपॉन सिम्टोमेटोलॉजी, डिपेंडिंग अपॉन कॉजेशन, डिपेंडिंग अपॉन द, फिर से हो रही इको आवाज, ठीक है ना। नहीं सर। तो आज हम थोड़ा सा ना एक मेंटल डिजीजेस के एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। एक केस है ऑटिज्म का, उसके बारे में करते हैं बात। उसके पहले एफोरिज्म 217। इन दीज डिजीजेस मतलब जो मेंटल डिजीजेस हैं, आप जाके इसके साथ रिलेटेड सारे मेंटल डिजीज के एक बार एफोरिज्म जरूर पढ़िएगा। मैंने सिर्फ ये इसलिए उठाया क्योंकि इसमें कुछ पार्ट है जो मैं चाहता हूं कि हम सब डॉक्टर्स उस चीज को अंडरस्टैंड करें। और अगर हम उस चीज को अंडरस्टैंड कर लें, तो हमारी जो परसेप्शन है, देखने का नजरिया है, ये साइकेट्रिक डिजीजेस में, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स में, ये बिल्कुल चेंज हो जाता है और बड़ी अच्छे से मेडिसिन निकल के आती है। So in these diseases, means mental diseases, we must be very careful to make ourselves acquainted with the whole of the phenomena. ये जो होती हैं मेंटल डिजीजेस, डॉक्टर हनुमान बोल रहे हैं कि हमें बड़ी केयरफुली पूरे फिनोमेना को जानना। एक्वेंटेड मतलब जैसे कि कोई दोस्त हो, कोई जानना, किसी का जानकारी होना, ठीक है ना, वैसे उसके साथ एक्वेंट होना पड़ता है विद द होल ऑफ द फिनोमेना, ठीक है। होल ऑफ द फिनोमेना क्या मतलब होल ऑफ द फिनोमेना? इसके पहले वाले एफोरिज्म में डॉक्टर हनेमन ने उस चीज को क्लियर किया है
कि मेंटल डिजीज सडनली नहीं आई है, मेंटल डिजीज आने से पहले भी डिजीजेस थी, कॉर्पोरियल डिजीज थी, कॉर्पोरियल सिम्टम थे जो धीरे धीरे करके या एकदम से मेंटल डिजीज के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। तो जब हम मेंटल डिजीज को देखते हैं, उस फिनोमेना को भी जानना बहुत जरूरी है जो होके गुजरा है, जहां से होके बीमारी माइंड की तरफ बढ़ी है धीरे धीरे करके। बोथ दोज बिलोंगिंग टू द कॉर्पोरियल सिम्टम, कॉर्पोरियल मीन फिजिकल, ठीक है ना, हमारे जो फिजिकल सिम्टम थे पहले, and also and indeed particularly those appertaining to the accurate apprehension of the precise character of the chief symptom। इस पार्ट को आज हमने समझना है, ठीक है ना। यहां पे चीफ सिम्टम क्या है, उसका जो मेंटल डिजीज के जो सिम्टम है वो उसका चीफ सिम्टम है, जो माइंड का जो सिम्टम है, of the peculiar and always predominating state of mind and the disposition। ये जो माइंड और डिस्पोजिशन का जो सिम्टम है इस टाइम चीफ सिम्टम है, क्या करना है इसमें, पहले तो चीफ सिम्टम क्या है ये समझ लें, ठीक है। उस चीफ सिम्टम का प्रिसाइज करेक्टर क्या है ये समझना है। पीछे को चल रहे हैं, चीफ सिम्टम के प्रिसाइज करेक्टर की एक्यूरेट एप्रीहेंशन, एक्यूरेट होने चाहिए, एप्रीहेंशन समझना, उसको परसेप्शन बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, किसकी, जो वो चीफ सिम्टम है उसके प्रिसाइज करेक्टर की, ठीक है। अब मैं आपको एक केस बता रहा हूं, बोल के बता रहा हूं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे आप लिख लीजिएगा उसके। बच्चा आया ऑटिज्म का, आई कांटेक्ट नहीं है प्रॉपर, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, बोलना बोलना ऐसा कुछ नहीं है, टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह नहीं है, हाइपर एक्टिव है, हर गिरी हुई चीज उठा के मुंह में डाल लेता है, वो कोई भी चीज गिरी हुई है उसने उठा के मुंह में डालते रहना है, उसको मना करो, उसको रोको, वो नहीं रुकता, उसको ये बात पता नहीं लगती कि ये चीज नहीं करनी मैंने। एक उसके मदर ने बोला कि इसको पत्ते बहुत खाता है, ये पत्ते खाने की आदत हुई हुई है, ठीक है ना, जहां भी पत्ता देखता, कोई भी कैसा भी कड़वा हो फीक जैसा भी पत्ता, वो पत्ता खा लेता है। दूसरा जो क्लिनिक में ऑब्जर्व किया गया, वो एक ही जगह से बार बार गिर रहा था। एक मेरे थोड़ा सा ना स्टेप है क्लिनिक में ना, ऐसे है और फिर एक स्टेप है अराउंड आधे फुट का, तो वहीं से वो बार बार जैसे ही नीचे उतरता था गिर जाता था, जैसे ही नीचे उतरने की कोशिश करता था गिर जाता था, गिर जाता, ऐसा इतना छोटा सा स्टेप है, तो बहुत बड़ी नहीं है, इतना छोटा सा स्टेप है, ठीक है ना। ये चीज हमने क्लिनिक में ऑब्जर्व की। हालांकि मदर ने बोला कि ऐसे वैसे नहीं होता है इसको, लेकिन आज पता नहीं क्यों हो रहा है, और वो एक दो बार नहीं, कम से कम 15 से 20 बार गिरा होगा वहां से, छोटे से टाइम में। एनिमल से बहुत प्यार है, गांव गायें से बहुत प्यार है, और आसपास गायें होती हैं उनके पास जाके खड़ा रहता है, उनको प्यार करता है, ठीक है। कुछ भी उसको बताओ सिखाओ वो नहीं सीखता, उसको समझ में नहीं आता, जो भी थोड़ा बहुत सीखा है वो अपने आप से ही सीखा है, टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं है। तो एक ये जनरल उसके सिम्टम है। अब इसमें हमने पहले तो ये देखना भी चीफ सिम्टम क्या है। जो बच्चे क्लिनिक पे हैं या थे, जिन्होंने देखा हुआ या डिस्कशन हुई है, वो नहीं बोलेंगे। हाँ, बाकी जो भी हैं थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे कि इसमें चीफ सिम्टम क्या है। बोले बोलिए। इसमें हम चीफ सिम्टम क्या लेंगे, व्हाट इज द चीफ सिम्टम, क्या है मेंटल सिम्टम इसका, ये चीज सीखनी है हमने, इस चीज को ही सीखना है।
एज अ फिजिशियन आपने, इसीलिए हनीमन सर ने बहुत प्यारी वर्डिंग चूज की है, बहुत ज्यादा प्यारी। सॉरी, कहां गया? द एक्यूरेट एप्रीहेंशन। किसकी? फिजिशियन की, ऑब्जर्वर की, जो देख रहा है उसने एप्रीहेंड करना है एक्यूरेटली। पेशेंट नहीं बताएगा आके। पेरेंट्स आएंगे बोलेंगे जी हाइपर एक्टिव बहुत है जी, उनके लिए वो चीफ सिम्टम है, आपके लिए नहीं है वो चीफ सिम्टम। एक्यूरेट एप्रीहेंशन ऑफ द प्रिसाइज करेक्टर, है ना। एप्रीहेंड करना है फिजिशियन ने, समझना है फिजिशियन ने, जो बताने वाले उनके उनके हिसाब से चीफ सिम्टम कोई और हो सकता है। कोई आए वो बोले जी इसको सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये यूरिन बीच में ही पास कर देता, उसके लिए वो चीफ सिम्टम है, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं है। हमने ये देखना कर क्यों रहा है बीच में यूरिन, वो हाइपर एक्टिव है क्यों, वो बताएगा हमें भी चीफ सिम्टम क्या है। तो जितना भी मैंने आपको केस बताया इसमें क्या आपके हिसाब से चीफ सिम्टम, कुछ भी बोलिए, डिस्कस करेंगे ना, डिस्कस करने से ही एक फंडामेंटल मेमोरी क्रिएट होती है हमारी, ठीक है ना। जो भी यहाँ पे डॉक्टर्स हैं जो कर रहे हैं अभी प्रैक्टिस वगैरह, गलत होने से नहीं डरना होता, कभी भी गलत होते नहीं कुछ। अगर आप सब कुछ सही सही बोलते जाओ, सही सही करते जाओ, तो सीखोगे नहीं जीवन में कुछ। सही से तो कोई भी नहीं सीखता, बंदा सीखता ही तब है जब सही ना किया हो, तब सीखता है, ठीक है ना। तो कभी भी इन चीजों का अंदर डर नहीं होता है, मतलब पता है अभी छोटे होते से एक ह्यूमिलिएशन का इन चीजों, लेकिन अगर आप पीछे देखो जीवन में तो उन्हीं ह्यूमिलिएशंस ने आपको सिखाया भी है जीवन में, अगर आपने उसको पॉजिटिवली लिया हो तो वही चीजें जो सिखा के गई हैं आज तक। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैं अकेला बोलता रहता हूँ, मेरे को फिर ऐसे मजा नहीं आता, उधर सामने से आवाज आती है ना, फिर अच्छा लगता है। हम्म। हाँ सर। हाँ जी, हाँ जी, बच्चे का सर हाँ वो जी। बार बार गिरना, उसमें जो होगा कि कम करते भी करें। हेलो। 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 हाँ जी, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? क्या बोले सर? बच्चे का बार बार गिरना, बच्चे का तो बार 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 वो गिर रहा बार बार जो गिर रहा है, हाँ ठीक है। ले, लेकिन उसका गिरना ही क्या उसका चीफ सिम्टम है? अच्छा, अगर किसी ने नहीं बोलना मैसेज भी कर सकता है, मैसेज में आप डाल दो वहां पे। क्या उसका गिरना, उन्होंने बोला कि जो गिर रहा है बार बार, क्या गिरना उसका चीफ सिम्टम है? क्यों गिर रहा है बार बार, वो बार बार गिर क्यों रहा है? हम एक जगह चोट खाते हैं, एक जगह, मोस्टली सभी के साथ हुआ होगा कि आप सीढ़ियों से गिरे हो कभी ना कभी, ठीक है ना, सीढ़ियों से गिरे हो या वैसे स्लिप करके कहीं से गिरे हो। अगली बार जब आप सीढ़ियां उतरते हो या उस जगह से निकलते हो तो क्या होता है? अपने आप हम कॉशियस से हो जाते हैं, थोड़े से अपने आप हो जाता है माइंड ना, थोड़ा अलर्ट हो जाता है, कॉशियस हो जाता है। अगर आप कुछ सोच भी रहे हो, कुछ थॉट्स चल भी रहे हैं दिमाग में, तो माइंड अपने आप थोड़ा कॉशियस हो जाता है कि यहां से पिछली बार गिरे थे, थोड़ा सा संभल के उतरे। कुछ समय तक, काफी समय तक ये चीज रहती है, फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारा डर कम होता है, कॉशियसनेस कम होती है, हम फिर से वैसे हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि ये बच्चा एक जगह से बार बार गिर रहा है, तो क्यों गिर रहा है बार बार एक जगह से? इसमें वो चीज क्यों नहीं है? हमारे अंदर पनिशमेंट सेंटर होता है, रिवार्ड सेंटर है, हमारे सेंटर्स हैं ब्रेन के। तो ये जो ऐसी मेमोरी या इंफॉर्मेशन होती है, जैसा एक्सपीरियंस होता है, इन सेंटर्स में हमारे स्टोर होता है, और अगली बार हमें उन्हीं एक्सपीरियंसेस से बचने को कहता है वो,
कि ध्यान से, यहाँ से गिरे थे पिछली बार, यहाँ पे चोट लगी थी, कोई एक्सीडेंट हुआ है, बड़े तेज को जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो आगे से उतनी तेज नहीं जाएगा, उसको डर लगेगा तेज जाने में। क्यों? पिछली बार चोट लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था। तो ये तो एक पार्ट हो गया इस सारी चीज का। लेकिन बात ये है कि इस बच्चे के दिमाग जो है वो लर्न नहीं कर पा रहा, समझ नहीं पा रहा है चीज, अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसकी, बच्चा समझ नहीं पा रहा। चीफ सिम्टम क्या है कि द अंडरस्टैंडिंग इज नॉट प्रॉपर। बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी जो समझ है वो प्रॉपर नहीं है। उसको अगर कोई बात बताई जाती है, फिर से दोहरा रहा है वो चीज को। उसको बोला गया कि बेटा पत्ते नहीं खाने, वो फिर से खा रहा है। ठीक है ना? अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे उसके। ठीक है ना? ये तो हमने चलो कर लिया कि चीफ सिम्टम इस केस में क्या है कि अंडरस्टैंडिंग इज पुअर। ये तो आ गया इसका एक चीफ सिम्टम। लेकिन अभी उसका प्रिसाइज करेक्टर क्या है, ये हमने अभी देखना है कि उसमें कोई करेक्टरिस्टिक है जो इस पुअर अंडरस्टैंडिंग को डिस्क्राइब करता हो। अब बात चली, बातों से आगे हम बढ़े और पत्ते खा रहा है बच्चा। पत्ते खाने की आदत कहां से पड़ी? और जो इसका ये गायें हैं उसके साथ बहुत प्यार हो, तो उनको देख देख के इसने खाने शुरू कर दिए पत्ते। अभी जहां पे भी पत्ता मिलता है ऐसे ही उनकी तरह ही खाना शुरू कर देता है पत्ता लेके। अब ये आ गया उसका नेक्स्ट पार्ट। ये क्या है? ये क्या है? क्यों उसने खाना शुरू कर दिया? और जिन्होंने ऑटिज्म के पेशेंट्स या बच्चे देखे हैं, एक तो चीजें होती है उनमें कॉमन, हाइपर एक्टिविटी है, कॉमन है। आई कांटेक्ट नहीं है, चलो कॉमन है। ठीक है ना? टॉयलेट ट्रेनिंग का ना होना या अंडरस्टैंडिंग का बेसिकली पुअर होना, ये कॉमन चीजें हैं उसमें, ऑल्दो बीइंग अ चीफ सिम्टम, बट इट इज अ कॉमन थिंग इन दीज चिल्ड्रन। लेकिन ये जो है कि पत्ते खाने, चीजें भी उठा के बच्चे मुंह में डाल लेते हैं। ठीक है ना? वो चलो ऑटिज्म छोड़ो, जो हमारे नॉर्मल हेल्दी बच्चे उनको भी आदत होती चीजें मुंह में डालने की, उठा उठा के। लेकिन पत्ता चाहे कड़वा है चाहे जैसा भी है, और बोलो नीम है, नीम का भी पत्ता खा जाता है वो, मतलब कह रही है। ठीक है ना? कोई भी है, कैसा भी पत्ता है, मनी प्लांट जैसा भी है, वो सब खा लेता, उसको रोकना पड़ता है पत्तों से। और शुरू कैसे हुआ कि वो जो गायें हैं उसके पास बैठा रहता था, उनके पास जाता, उनको देखता था पत्ते खाते हुए, और वैसे ही खुद शुरू हो गया। अब उसके आसपास लोग बहुत कुछ और चीजें भी कर रहे हैं, तो वो उधर ही क्यों अट्रैक्ट हुआ, ये क्यों हुआ? अब इस चीज को समझना है हमने। तो क्या है ये जो हुआ उसके साथ? ठीक है ना? व्हाट इज द प्रिसाइज करेक्टर? द प्रिसाइज करेक्टर इज बेसिकली कंफ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है ना? जो अंडरस्टैंडिंग है वो पुअर है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडेंटिटी जो है वो बिल्कुल ही नहीं है ही नहीं कि मैं इंसान हूं। ठीक है ना? चलो बाकियों में भी ये चीज मिलती है कि उनके जो थोड़े से आदतें ऐसी होती हैं, लेकिन एक कंप्लीटली आइडेंटिटी चेंज ही हो जाना। ठीक है ना? जो चीजों बच्चों को पसंद है, जो चीजों इंसानों को पसंद है, ठीक है? ये बच्चा कहता है जी मेरे को टॉफियां पसंद है, चॉकलेट बहुत खाता है जी, मीठा बड़ा खाता है जी, ये कोल्ड ड्रिंक बहुत पीता है। ठीक है, वो कॉमनली ह्यूमंस में मिलती है। दैट मीन्स ही इज इनटू दैट आइडेंटिटी। उसकी आइडेंटिटी ठीक है बेसिकली, ऐसे देखा जाए तो जो चीजें। लेकिन यहाँ पे क्या है, किसी का रहना सहना ही ऐसा हो जाए, है ना, वो
कुछ लोग मिलते हैं हमें, किसी का माइक ऑन है वो थोड़ा म्यूट कर लो, किसी का रहना सहना ही ऐसा हो जाए कि वो अपनी आइडेंटिटी खो के अपने दोस्त की तरह रहना सहना शुरू करता है, वो जैसे बात करता है वो वैसे ही बात करे, ठीक है ना, वो जैसे कपड़े पहनता है वैसे ही कपड़े वो पहनना शुरू कर दे, जो उसकी पसंद है वही मेरी उसकी पसंद बननी शुरू हो जाए। तो वो जो इंसान है बेसिकली ही हैज लॉस्ट हिज आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी लूज करने का भी कारण होता है, हम किसी चीज को तब छोड़ते हैं जब वो चीज हमें अच्छी नहीं लग रही, वो चीज हमें पसंद नहीं है, वो चीज हमें तंग कर रही है, तब हम फिर उस चीज को छोड़ते हैं, है ना। बीच में कोई हेयर स्टाइल चलता है, वो बोलता है उसके धोनी जैसा हेयर स्टाइल रखना है, कोई बोलता है शाहरुख खान जैसा रखना है। क्यों? क्योंकि जो मेरा हेयर स्टाइल है ओरिजिनल एक्चुअल वो मुझे पसंद नहीं, तो मैं उस आइडेंटिटी को, मेरे बालों की उस आइडेंटिटी को छोड़ के धोनी जैसे, शाहरुख खान जैसे, सलमान खान जैसे रखना चाहता हूं, क्योंकि उनका मेरे को अच्छे लगते हैं, अपने ही नहीं अच्छे लगते। थोड़ा बहुत आइडेंटिटी का ऊपर क्राइसिस तो सभी में ही रहता है, जैसे जैसे ईगो डेवलप होती है आइडेंटिटी में चेंजेस आती ही आती हैं हमारी, जो भी चीजें आपको आपके बारे में नहीं पसंद दे बिकम द बेस फॉर द आइडेंटिटी क्राइसिस। लेकिन यहाँ पे बच्चा एक हम अपनी स्पीशीज की आइडेंटिटी छोड़ के किसी और स्पीशीज की आइडेंटिटी ले रहा है। सो दिस बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग करेक्टर इन दिस केस। इसको लेके बाकी और मेडिसिन को, बाकी और सिम्टम्स है उसके कुछ, उसको लेके उसको एक पर्टिकुलर मेडिसिन दी गई। अब आगे क्या होना चाहिए? व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट इन द फॉलो अप? ये भी जरूरी है, ये थोड़ी भी मैं दवाई दे दी बस काम खत्म, नहीं, ये भी पता होना चाहिए भी शुरुआत कहाँ से होगी ठीक होने की, क्या ठीक होना चाहिए सबसे पहले। हम्म, अंडरस्टैंडिंग। हाँ चलो, अंडरस्टैंडिंग तो धीरे धीरे ठीक होगी, इन सिम्टम्स में से क्या ठीक होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग बड़ी जनरल टर्म आ जाती है, लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग में भी क्या? What to eat, what not to eat. वेरी गुड, व्हाट टू ईट Identity. एंड व्हाट नॉट टू ईट, ये पता लगना चाहिए सबसे पहले तो। और क्या होना चाहिए? और क्या होना चाहिए? सबसे पहले ये जो आइडेंटिटी का पार्ट है ये ही ठीक होना चाहिए, पहले इंसान की तरफ आए तो सही। इंसान वाली समझ डेवलप तो तब होगी ना जब वो इंसान की तरफ आएगा, जब उसमें आइडेंटिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग दोबारा से आएगी, जो पीछे को जा रही है, रिग्रेस हो रही है, फिर वो ह्यूमन बीइंग वाली समझ रखेगा ना अपनी, तो ही डेवलप होगी ह्यूमन बीइंग की अंडरस्टैंडिंग, एक सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप होगी, है ना। नेक्स्ट फॉलोअप में मदर ने जो बताया कि जी उसने पत्ते खाने छोड़ दिए हैं अभी, हमने कोई पत्तों को लेके दवाई नहीं दी उसको, हाँ जी, उसने पत्ते खाने छोड़ दिए हैं, उसने नीचे से गिरी हुई चीजें उठाकर खाना छोड़ दिया है। दूसरी चीज जो हमने इस बार आए थे तो देखना बढ़ गया है उसका, आई कांटेक्ट बढ़ गया है, और उसने कुछ वर्ड्स बोलने शुरू कर दिए जो भी वो सुनता है शब्द। और ये बात है मेरे ख्याल से 2 महीने में शायद, हाँ 2 महीने में शायद से। एक दिन रात को उठ के बोला मम्मी, पूरा बोला मेरे को, नहीं क्या बोला, मम्मी पानी दे दो, मैंने पहली बार ऐसे इसने बोला है। तो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग तो तब डेवलप होगी ना अगर ह्यूमन होने का उसको पता होगा। गायें तो बोलती नहीं, जब तक दिमाग में ये है कि मैं गाय हूं, उसी की तरह बिहेव करना है मैंने, तो वो बोलेगा कैसे?
द फर्स्ट थिंग इज कि वो जो चीजें हैं हमारे फॉलोअप्स में हमें वो चीजें दिखनी चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा जल्दी या लेट की, ये बात नहीं, चलो उसमें बहुत जल्दी आई इंप्रूवमेंट, बहुत अच्छी बात है, शुक्र वाली बात है। लेकिन आगे बात ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो फॉलोअप है आना है आगे, उसमें चेंज क्या होगा। मैं क्या बोल के रखूं पेशेंट को भी, इन चीजों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, इनमें बदलाव आएगा। सिर्फ इतना तो नहीं बोला जा सकता कि इस बच्चे की समझ बढ़ेगी, कुछ पर्टिकुलर बातें हमें बतानी पड़ेंगी हर केस में। और उनको ये बताया था कि इन चीजों के बारे में बताना, ये पत्ते के बारे में, या क्योंकि जो आइडेंटिटी है वो रीअपीयर होनी चाहिए, उसकी ह्यूमन आइडेंटिटी, उसके अपने अंदर एक सेल्फ में ह्यूमन आइडेंटिटी फिर से डेवलप होनी पड़ेगी अगर उसने ठीक होना है। ठीक है ना। सो again the accurate apprehension of the precise character of the chief symptom, ये हमेशा ध्यान में रखना है जब भी आप कोई ऐसे केसेस देख रहे हो। इस पूरी लाइन को दिमाग में रखना है हमेशा, है ना। कुछ लाइनें होती हैं जो हमेशा हमने कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ केसेस देखते तो दिमाग में रखनी होती हैं, इसमें ये लाइन दिमाग में रखनी है अलॉन्ग विद अदर थिंग तो हमें पता ही है, लेकिन ये जो कुछ चीजें ना, चलो एक जनरल फ्लो में चल रही हैं ऑर्गेनल में, लेकिन उस फ्लो में कुछ लाइंस कुछ वर्ड्स बड़े प्रोमिनेंट बन जाते हैं। प्रोमिनेंट इन द सेंस दे आर ऑफ वेरी, एक उनकी बड़ी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है केसेस में, कि आप उसको इग्नोर करके अगर किसी को पेशेंट को दवाई दे रहे हो या केस ले रहे हो तो तुक्का तो लग सकता है, लेकिन एक्यूरेसी नहीं आएगी। वो एक बार लग जाएगा, बाकी के 9 केसेस में नहीं लगेगा। ठीक है ना। और बहुत होते हैं डॉक्टर जो ये देखो जी ये केस ठीक किया था, लेकिन उसके बाद जो 9 नहीं ठीक हुए, 10 नहीं ठीक हुए, बात उनकी है। जो ठीक हो गया उसमें तो हमने सीखे ही कुछ नहीं, मैं पहले ही बोलता हूँ। जो केस ठीक हो गया उसमें से हम सीखेंगे क्या, वो तो जो हमें ऑलरेडी नॉलेज थी उसके बेसिस पे हमने दवाई दी और वो ठीक हो गया, वो तो थी हमारे पास, उसमें क्या सीखना है। हाँ, आप सक्सेसफुल केसेस में सीखने की बात तब कर सकते हो जब तुक्का लग गया हो आप, लेकिन फिर भी उसमें सीखेंगे क्या। सीखते तो वहां पे हैं जहां पे हमारी बार बार गलती हो रही है कि ये नहीं करना यार दोबारा आगे से। और जैसे जैसे हम मिस्टेक्स को दूर करते रहते हैं हम वी कम मोर क्लोजर टू सक्सेस। जो पॉजिटिव है उसके बहुत पास में आना शुरू कर देते हैं हम, जैसे जैसे अपनी मिस्टेक्स को दूर करते जाते हैं। ठीक है ना। तो जब भी हमने कोई भी ऐसे केसेस देखने, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स देखने, कोई साइकेट्रिक केसेस देखने हैं, नेक्स्ट टाइम एक और साइकेट्रिक केस की बात करेंगे, एक स्किज़ोफ्रेनिया का केस है, बहुत अच्छे से ठीक हुआ है। तो ये चीज आपने उसमें बड़ा ध्यान देनी है। ठीक है ना। द एक्यूरेट एप्रीहेंशन ऑफ द प्रिसाइज करेक्टर ऑफ द चीफ सिम्टम, और ये एप्रीहेंशन आपने करनी है, जो पेशेंट के अटेंडेंट्स बता रहे हैं वो नहीं। इंफॉर्मेशन सब लेनी है, लेकिन जब एनालाइज करना बैठेंगे हम, फिर उस टाइम दिमाग में रखना है कि मेरे को ये चीज खुद समझनी है। जो पेशेंट बोल रहा है वो सॉरी उसके अटेंडेंट बोल रहे हैं वो नहीं बताएंगे कि प्रिसाइज करेक्टर क्या है या चीफ सिम्टम क्या है। वो आपको रॉ इंफॉर्मेशन देते हैं, एक कच्ची इंफॉर्मेशन है जिसमें से आपने अपनी एप्रीहेंशन के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से उसको सोना बनाना है, उसको यूज करना है टू क्योर द पेशेंट। ठीक है जी। चलिए अभी शुरू करते हैं ऑर्गेनल का पार्ट। शेयरिंग चल रही थी ना स्क्रीन की कि नहीं इतनी देर से?
नहीं सर, अभी स्टार्ट हुई है। अच्छा, मैं तो इधर दिखा रहा था तुम लोगों को सारा कुछ। चलो ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, हमने शुरू करना है 116 से ना। तो हम प्रूविंग का पार्ट कर रहे थे, उसमें आगे चलते हैं। Some symptoms are produced by the medicines more frequently, that is to say, in many individuals, others more rarely, or in few persons, some only in very few healthy bodies. अब जब प्रूविंग होती है मेडिसिन की, ठीक है ना, कुछ सिम्टम जो होते हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली मेडिसिन प्रोड्यूस करती हैं, बड़े इंडिविजुअल्स में प्रोड्यूस करती हैं। कुछ सिम्टम रेयरली या फ्यू में होता है, और उससे भी कम कुछ सिम्टम्स होते हैं जो बहुत ही कम लोगों में पाए जाते हैं ड्यूरिंग प्रूव। हर सिम्टम हर प्रूवर में दिखाई नहीं देता, ये ध्यान रखना है हमने, ये समझना भी है इस चीज को, ठीक है ना। टू द लेटर कैटेगरी, एफोरिज्म 117, टू द लेटर कैटेगरी, ये जो लेटर कैटेगरी है ऑफ वेरी फ्यू हेल्दी बॉडीज, ठीक है ना, इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, कैटेगरी बिलोंग द सो कॉल्ड इडियोसिनक्रेसीज। इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, कॉलेज में बताते हैं इडियोसिनक्रेसी क्या होती है। इडियोसिनक्रेसी होती है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है कुछ चीजों के लिए, by which are meant peculiar corporeal constitutions which, although otherwise healthy, possess a disposition to be brought into a more or less morbid state by certain things, ठीक है ना। ऐसी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो वैसे तो हेल्दी हैं, लेकिन उनमें एक डिस्पोजिशन है, उनमें एक ससेप्टिबिलिटी है कि उनमें थोड़ी बहुत मॉर्बिड स्टेट, मतलब डिजीज स्टेट प्रोड्यूस करती हैं कुछ चीजें, सर्टेन थिंग्स, जिनका दूसरों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। एक आगे एग्जांपल भी दी है डॉक्टर हैनेमन के, जैसे गुलाब है, गुलाब की स्मेल जनरली किसी को तंग नहीं करती, लेकिन कोई इंसान है वो उसको सुन के बेहोश हो जाए, सूंघ के उसकी स्मेल से फेंट हो जाए, बेहोश हो जाए, तो जनरली वो स्मेल किसी को तंग नहीं कर रही। जनरली रोज वाटर किसी को तंग नहीं करता, लेकिन किसी ने रोज वाटर लगाया चेहरे के ऊपर या स्किन के ऊपर और वो सडनली फेंट हो गया, तो दैट मीन दैट पर्सन इज बेसिकली ओवर सेंसिटिव, इडियोसिनक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है टू दिस पर्टिकुलर थिंग। ये भी है, जनरल ओवर सेंसिटिविटी नहीं कि हर चीज से ही हो जाता है, वो नहीं, वो तो फिर बीमारी बन गई, ठीक है ना। लेकिन एक सेंसिटिविटी किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, दैट बिकम्स an idiosyncrasy which seems to produce no impression and no change in many other individuals। बाकी के इंडिविजुअल्स में ये जो चीज है ये कोई चेंज या खास इंप्रेशन नहीं लेके आती, लेकिन उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज ऐसे सिम्टम प्रोड्यूस करती है जो पहले बड़े कम रेयरली देखे गए हैं। बट दिस इनेबिलिटी टू मेक एन इंप्रेशन ऑन एवरीवन इज ओनली अपरेंट। मतलब ये जो इनेबिलिटी है उस चीज की, कोई भी सब्सटेंस है उसकी जो इनेबिलिटी है कि वो हर किसी के ऊपर, गुलाब की खुशबू की अगर इनेबिलिटी है कि वो हर किसी को बेहोश नहीं करता, तो ये बड़ी ऑब्वियस चीज है, होना चाहिए भी नहीं किसी को ऐसे, क्योंकि फॉर एज टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज सिम्टम्स के प्रोड्यूस होने के लिए दो चीजें चाहिए, एज वेल एज ऑल अदर मॉर्बिड ऑल्टरेशंस इन द हेल्थ ऑफ मैन। अगर एक इंसान है उसकी हेल्थ में कोई भी मॉर्बिड ऑल्टरेशन लेके आनी है, कोई भी डिजीज्ड ऑल्टरेशन लेके आनी है, तो उसके लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, टू विट द इनहेरेंट पावर ऑफ द इन्फ्लुएंसिंग सब्सटेंस एंड द कैपेबिलिटी ऑफ द वाइटल फोर्स दैट एनिमेट्स द ऑर्गेनिज्म टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। पहली चीज क्या होनी चाहिए कि वो जो इन्फ्लुएंसिंग सब्सटेंस है उसमें एक अंदर पावर होनी चाहिए, एक इनहेरेंट पावर होनी चाहिए उसके अंदर। गुलाब है उसके अंदर पावर है, आर्सेनिक है उसमें एक पावर है इन्फ्लुएंस करने की हेल्थ को,
कोई हेल्दी इंसान आर्सेनिक उठा के ले लेता है, क्रूड आर्सेनिक, तो उसकी हेल्थ में चेंजेस आएंगी, वॉमिटिंग आएगी, उसको उसको नौशिया होगा, अंदर से ब्लीड भी हो सकता है, क्योंकि उस सब्सटेंस में ये शक्ति है एंड द कैपेबिलिटी ऑफ द वाइटल फोर्स। और दूसरी चीज क्या है, वाइटल फोर्स की खुद की कैपेबिलिटी टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, उस चीज से इन्फ्लुएंस होने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए वाइटल फोर्स में। सर आवाज हेलो, अब आ रहा आ रही है आवाज? है सर? Yes, sir. इको तो नहीं हो रही? नहीं सर। ठीक, हाँ, तो मैं कह रहा था कि तो गुलाब में तो है एक इनहेरेंट पावर इन्फ्लुएंस करने की, लेकिन गुलाब से इन्फ्लुएंस होने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए वाइटल फोर्स में, उस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये दो चीजें चाहिए, एक तो इनहेरेंट पावर ऑफ द सब्सटेंस एंड द कैपेबिलिटी ऑफ द वाइटल फोर्स टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। तो जाके ये जो इडियो, तो जाके बेसिकली कोई भी हेल्थ की जो स्टेट है उसमें मॉडरेशन ला सकती है दवाई। The obvious derangements of health in the so-called idiosyncrasies cannot be laid to the account of these peculiar constitutions alone, but they must also be ascribed to these things that produce them, in which must lie the power of making the same impressions on all human bodies. ठीक है ना? तो बोलते हैं सिर्फ इडियोसिंक्रेसी की वजह से नहीं आते सिम्टम्स, वो इस वजह से भी आते हैं क्योंकि वो जो चीज ली है उसने, या वो जो चीज उसके ऊपर एक्ट कर रही है उसमें भी ताकत है। बेसिकली हनीमन सर यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि कहीं आपके दिमाग में ये बात ना बैठ जाए कि क्योंकि पेशेंट या कोई भी प्रूवर जो है वो इडियोसिंक्रेटिक है तो ही सिम्टम्स निकाल रहा है, कि पता नहीं मेडिसिन का एक्शन है कि नहीं है इसके ऊपर। ठीक है ना? और उसमें भी तभी एक्शंस आएंगे अगर मेडिसिन में पावर है उन चीजों को बाहर निकालने की। In which must lie the power of making the same impressions on all human bodies। और ये जो पावर है रोज की कि वो बेहोश कर सकता है, तो उसमें ये पावर बाकी लोगों के ऊपर भी एक्ट करने की है। हाँ, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्ट्रांग होती है, वाइटल फोर्स स्ट्रांग है, वो उसको इतना एक्ट नहीं करने देती, लेकिन रोज में वो पावर है, गुलाब में वो पावर है, गुलाब जल में वो पावर है। Yet in such a manner that but a small number of healthy constitutions have a tendency to allow themselves to be brought into such an obvious morbid condition by them, that these agents do actually make this impression on every healthy body is shown by this, that when employed as remedies they render effectual homeopathic service to all sick persons for morbid symptoms similar to those they assume to be only capable of producing in so-called idiosyncratic individuals। अब इस लास्ट लाइन में हनीमन सर बता रहे हैं कि ये जो एजेंट्स हैं जो डू एक्चुअली मेक दिस इंप्रेशन ऑन एवरी हेल्दी बॉडी, ये हर हेल्दी बॉडी के ऊपर अपना इंप्रेशन बनाते हैं। और इस चीज से भी पता लगाया जा सकता है कि जब इनको एज रेमेडीज यूज किया जाता है, जब कोई बीमार है उसको होम्योपैथिक रेमेडी की तरह यूज किया जाए, जब सिम्टम्स सिमिलर हैं, जैसे आगे हनीमन सर ने एक एग्जांपल भी दी हुई है फुट नोट में, उसकी भी बात करेंगे। ठीक है? तो ये उन सिम्टम्स को ठीक करते हैं। अगर किसी सिनकोप के पेशेंट को फेंटिंग हो रही है किसी को, ठीक है, आगे फुटनोट में है ये, thus the princess Maria Porphyrognita restored her brother the emperor Alexius who suffered from faintings by sprinkling him with rose water। उसको फेंटिंग्स होते थे, कोई एम्पर था एलेक्सियस, तो उसकी जो प्रिंसेस थी, ठीक है ना, वो उसके ऊपर रोज वाटर छिड़क के उसको फेंटिंग से बाहर लेके आती थी इन द प्रेजेंस ऑफ हिज आंट यूडोक्सिया
एंड एक और एग्जांपल है, हॉर्स्टियस सॉ ग्रेट बेनिफिट फ्रॉम रोज विनेगर इन केसेस ऑफ सिनकोप। जो सिनकोप थे उन केसेस में अगर उनको रोज विनेगर दिया जाता था तो वो लोग सिनकोप से निकल के वापस आ जाते थे। तो इस चीज का पता इससे भी लगता है कि जब इनको रेमेडीज की तरह यूज किया जाए, होम्योपैथिक रेमेडीज की तरह यूज किया जाए, तो ये उन कंडीशंस को ठीक करने में कामयाब होती हैं जो कि सिर्फ इडियोसिंक्रेटिक इंडिविजुअल्स में ही प्रोड्यूस करती हैं। तो यहां पे एक इंफॉर्मेशन क्या देनी चाहते हैं हनीमन सर, कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो प्रूवर को देख रहा है, अगर प्रूवर इडियोसिंक्रेटिक है तो ये मत सोचा जाए कि जो दवाई है सिर्फ इडियोसिंक्रेटिक हेल्दी इंडिविजुअल के ऊपर ही काम करेगी। नहीं, वो जितना उसने काम किया, जो भी उसने सिम्टम्स शो किए, अगर वैसे सिम्टम्स के साथ कोई डिजीज्ड पेशेंट आता है तो उनको भी ठीक कर, क्योंकि ये बेसिकली उसकी पावर को दिखाता है कि उसमें ये पावर है। हेल्थ को खराब करना कोई आसान काम नहीं है मेडिसिनल एजेंट्स के थ्रू। बहुत वाइटल फोर्स अगर हेल्दी स्टेट में है, स्ट्रांग है, वो बहुत स्ट्रांगली रिपेल करती है। तो जो थोड़ी सी वीक पावर्स हैं किसी मेडिसिनल सब्सटेंस की, वो कॉन्स्टिट्यूशन को हिलाने में कामयाब नहीं होती until and unless the patient is idiosyncratic to that। ठीक है ना? So that is the role of idiosyncratic individuals and that is the meaning of this aphorism। Footnote to aphorism 117, some few persons are apt to faint from smell of roses, ये जो एग्जांपल हमने अभी की, and to fall into many other morbid and sometimes dangerous states from partaking of mussels, crabs, or the rose of barbel, from touching the leaves of some kind of sumac, etc। कभी किसी पत्ते को हाथ लगा लिया तो उससे कोई प्रॉब्लम होगी क्योंकि उसमें कोई मेडिसिनल एजेंट था, या कोई चीज ऐसी खाई गई, मुसल्स खाए गए, क्रैब्स या कोई, ठीक है। तो जितने इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट है उनको इन चीजों से, ऑल्दो दे आर हेल्दी, हेल्दी होते हैं वैसे वो, लेकिन कुछ खास चीजें हैं जो उनको तंग करती हैं। तंग इन द सेंस दे प्रोड्यूस सिम्टम्स इन द पेशेंट। So every medicine exhibits peculiar actions on the human frame which are not produced in exactly the same manner by any other medicinal substance of a different kind। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है, हनीमन सर बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंस हमें क्या बताता है कि ह्यूमन फ्रेम के ऊपर, इंसान के ऊपर, ऑर्गेनिज्म के ऊपर हर मेडिसिन अपना पिकुलियर एक्शन दिखाती है, जो कि उसी तरीके से कोई भी और मेडिसिनल सब्सटेंस नहीं दिखा पाता। तो हर मेडिसिनल सब्सटेंस की अपनी इंडिविजुअलिटी है, वो अपने ही एक पिकुलियर वे से इंसान की हेल्थ को मॉर्बिड बनाती है, डीरेज करती है, और वो तरीका किसी दूसरी मेडिसिनल सब्सटेंस में नहीं होता। फिर से पढ़ रहा हूं, एवरी मेडिसिन एग्जिबिट्स पिकुलियर एक्शंस ऑन द ह्यूमन फ्रेम which are not produced in exactly the same manner by any other medicinal substance of a different kind। किसी different kind का कोई medicinal substance है, वो उसी तरह का एक्शन नहीं प्रोड्यूस करेगा जैसा कि एक दवाई ने उसमें प्रोड्यूस किया है। This fact was also perceived by the estimable A.V. Holler who says, मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है, let there be an immense diversity of powers in those very plants whose external features we have long known। ठीक है ना, बोलो कि सॉरी पावर्स, हाँ, कि ये जो प्लांट्स हैं इनकी जो पावर्स हैं इनमें इमेंस डाइवर्सिटी है, सब अलग अलग है, डाइवर्सिफाइड है। 119, as certainly as every species of plant differs in its external form, mode of life and growth, in its taste and smell from every other species and genus of plant, as certainly as every mineral and salt differs from all others in its external as well as its internal physical and chemical properties, which alone should have sufficed
to prevent any confounding of one with another. So certainly do they all differ and diverge among themselves in their pathogenetic, consequently also in their therapeutic effects. और जैसे कि हर एक प्लांट दूसरे प्लांट से जो कि उसकी स्पीशीज का नहीं है उससे अलग है, उसकी जो एक्सटर्नल फॉर्म है, उसका जो मोड ऑफ लाइफ है, उसकी जो लाइफ साइकिल है, उसकी जो ग्रोथ है, उसका जो टेस्ट है, स्मेल है, वो हर दूसरी स्पीशीज से, इवन स्पीशीज छोड़ो, जो जीनस होता है प्लांट का उससे भी अलग है। और वैसे ही बोलो कि हर मिनरल, हर सॉल्ट जो है वो अपने इंटरनल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में दूसरे मिनरल और सॉल्ट से बहुत अलग है। और बोलो सिर्फ इतनी ही समझ अगर हम कर लें, इतनी ही समझ बहुत थी कि हम कंफ्यूज ना होएं दो प्लांट्स को या दो उनको मिक्स करने में या वो समझने में कि ये तो ये एक ही चीज है, कोई नहीं, ठीक है। बोल रहे इतनी अंडरस्टैंडिंग बहुत है कि सब ये जो है इनकी अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी है। सो सर्टेनली डू दे ऑल डिफर एंड डाइवर्ज अमंग देमसेल्व्स, और वैसे ही ये डिफरेंट हैं और डाइवर्जेंट हैं एक दूसरे से इन देयर पैथोजेनेटिक, डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर और थेराप्यूटिक इफेक्ट, डिजीज को क्योर करने के इफेक्ट में, उनमें भी उनका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ही अलग अलग है। Each of these substances produces alterations in the health of human beings in a peculiar, different yet determinate manner. ये सब जो हैं मेडिसिनल पावर वाली चीजें, ये सब ह्यूमन बीइंग की हेल्थ को ऑल्टर करती हैं बहुत ही पिकुलियर, अपने अपने वे में, अलग तरीके से, जो किसी के साथ रिजेंबल नहीं करता, येट डिटर्मिनेट, लेकिन करती हैं, डिटर्मिनेट मैनर में करती हैं, so as to preclude the possibility of confounding one with other, ठीक है ना। तो बोले यहां से हमारे दिमाग से ख्याल ही निकल जाना चाहिए कि हम इनको कंफ्यूज करें कि चलो जी ये नहीं है तो वो वाला दे दो, वो नहीं है तो वो दे दो, या 4-5 मिक्स करके दे दो, ये तो पहले ख्याल आने ही नहीं चाहिए। First footnote, anyone who has a thorough knowledge of and can appreciate the remarkable difference of effects on the health of man of every single substance from those of every other will readily perceive that among them there can be, in a medical point of view, no equivalent remedies whatever, no surrogates. बोले कोई इंसान जिसको एक थॉरो नॉलेज है और वो रिमार्केबल डिफरेंस देखता है किसी चीज के अफेक्ट के हेल्थ के ऊपर, जब उसने 10, 12, 15 ऐसे एक्सपेरिमेंट कर लिए जहां पे उसने प्रूविंग की, उसने दवाई दी, उसका कोई इफेक्ट आया पेशेंट के ऊपर, आर्सेनिक दी तो पेशेंट को नौशिया हुआ, वॉमिटिंग हुई, नौशिया सबसाइड कर गया उसका, वॉमिटिंग के बाद पेशेंट बोल रहा है मेरे को गरम गरम थोड़ा सा कुछ दो पीने को, उससे अच्छा लग रहा है पेट में, ये आर्सेनिक के बाद देखा उसने। फिर उसने दूसरे पेशेंट को इपिकाग दी, उसमें नौशिया रहा, लेकिन नौशिया वॉमिटिंग के बाद भी सबसाइड नहीं हो रहा, कांस्टेंट नौशिया है, वो बहुत चिड़चिड़ा हुआ है, वो रेस्टलेस है उस चिड़चिड़ेपन में। बोल रहे कि ये जो दो इफेक्ट हमने देखे, ये दो इफेक्ट ही हमें बता देते हैं कि ये दोनों सब्सटेंसेस जो हैं ये अपने अपने एक रिमार्केबल डिफरेंस छोड़ रहे हैं इंसान के ऊपर। अब किसी के सिम्टम आर्सेनिक के साथ मैच हो रहे हैं, उसको इपिका नहीं दी जा सकती, ये तो अपने आप ही दिमाग में आना चाहिए, लेकिन दिमाग में उसके आएगा जिसको थॉरो नॉलेज होगी इस चीज की, जिसको ये डिफरेंसेस पता होंगे, जिसने देनी दवाई वॉमिटिंग के लिए है, जिसको थेराप्यूटिक्स बोल देते हैं, उसने क्या डिफरेंशिएट करना उसमें। उन्होंने बोलना ये सारी ले जाओ, उल्टी वाली जो 20-25 दवाइयां हैं मेजर, सब ले लो। वो एक प्रोफेसर थे एक कॉलेज में, बच्चे उनके पास गए, बोले जी सर भी इतनी दवाइयां हम दे सकते हैं मिक्स करके। बोल रहा अभी कौन बैठेगा इतना पूछने के लिए क्या है कैसा है ये वो। बोल रहे
दे दो 15-20 दवाइयां जो हैं उसकी, जिसने लगना होगा वो लग जाएगी, बाकी की सब बाईपास हो जाती हैं। ये तो थिंकिंग है कुछ लोगों में। अब वो दवाई दी पेशेंट को, पेशेंट नहीं ठीक हुआ, और होता भी नहीं इस तरीके से, कैसे हो जाएगा? जब हम पढ़ते हैं कि हर मेडिसिनल सब्सटेंस कुछ ना कुछ अफेक्ट करता है पेशेंट को, होता है, तो इतनी सारी दवाइयां क्या क्या करेंगी उसके साथ, पेशेंट के साथ? ये बातें हम तब बोल सकते हैं जब थॉरो नॉलेज है ही नहीं, ऑर्गेनन पढ़ी ही नहीं गई, तब ये ऐसी बातें निकलती हैं फिर अंदर से। तो वो जो पेशेंट अब ठीक नहीं हुआ, वो क्या करेगा? अभी उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या उसका कॉन्फिडेंस इस होम्योपैथ में बैठेगा कि नहीं, या होम्योपैथी में बैठेगा कि नहीं? अब दूसरी तरफ आज की बात मैं बताता हूं, उसी के ऑपोजिट एक पेशेंट है, उनकी कुछ दिनों से मेरे साथ बात नहीं हो पा रही फॉर वन रीजन और अनदर, कोई मैं बिजी था कभी, चलो तो उनको पिछले 6-7 दिन से फीवर हुआ था, तो बात नहीं हो पाई। तो आज उनसे बात हुई मेरी, तो बोले डॉक्टर साहब मेरे को सब लोगों ने जोर लगाया हुआ है कि एलोपैथी ले लो, लेकिन मैंने नहीं लेनी एलोपैथी, मैंने आपकी दवाई से ठीक होना है, होम्योपैथी से ठीक होना है, और मुझे भरोसा कि आप कर दोगे। अब उसको इतना भरोसा क्यों है? क्योंकि उसने उस चीज को एक्सपीरियंस किया हुआ है पहले भी, अपने में भी, अपने आसपास वालों में भी, तो उसको कॉन्फिडेंस है। उसने अभी इतने दिन कोई दवाई ही नहीं ली, थोड़ी बहुत बोला मैं थोड़ी बहुत चलो पैरासिटामोल ले रहा था उसको, लेकिन वो भी नहीं ज्यादा ली मैंने, कि मैंने डॉक्टर साहब से बात करके फिर उनसे दवाई लूंगा, ठीक है ना? बात यह है कि, और जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं, मेहनत जरूर है, लेकिन मेहनत करने से डरना क्यों है? अगर हम उसी मेहनत का मजा लेना शुरू कर दें, उसी मेहनत को एंजॉय करना शुरू कर दें, उसी, ये बात सब करते हैं कर्मों की, लेकिन कर्म करने को तैयार कोई नहीं, बात ये भी है, यही कर्म है, आपको कोई चीज दी गई है करने को, उसको कर लो, इतना सही काम है, और तो कुछ नहीं। दिल लगा के करो, मन लगा के करो, फिर भी कोई गलत होता है तो ये पता है कि भी हमारी नॉलेज में भी कमी है, और पढ़ेंगे और सीखेंगे, ठीक है ना? लेकिन ये एटीट्यूड नहीं रखना, खासकर अभी आगे आएगी एक लाइन इसी के ऊपर, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो दुनिया में कोई खरीद नहीं सकता, सेहत, हेल्थ, वो पेशेंट आप पे विश्वास करके आपके हाथों में रखता है कि इसको ठीक करके दे दो। टेबल टूटा कोई बात नहीं, फोन टूट गया कोई बात नहीं, और हम देते हैं तो विश्वास भी नहीं करते ज्यादातर कि ठीक हो जाएगा, क्योंकि चलो नया ले हो जाएगा। लेकिन सेहत जब खराब होती है, टूटती है, तो बड़े विश्वास के साथ पेशेंट आपके हाथों में देता है। तो फिजिशियन में कॉन्साइंस का होना बहुत जरूरी है। अगर आप घर में आप ऐसा है वैसा है, बाहर आप कोई बात नहीं, उस चल जाता है काम, लेकिन जब आप क्लिनिक पे बैठे हो, पेशेंट आपके सामने बैठा है, तो फिर वो कंसाइंस होनी चाहिए कि मैंने, ये बहुत कीमती चीज दे रहा है मेरे हाथ में, मैं इसको खराब ना करूं, एटलीस्ट ठीक तो चलो कोशिश करूंगा करने की, लेकिन कोई भी ऐसी चीज ना करूं जिससे ये खराब हो जाए, ठीक है ना? सो ओनली दोज who do not know the pure positive effects of the different medicines can be so foolish as to try to persuade us that one can serve in the stead of the other। और ये सिर्फ वो लोग जिनको प्योर पॉजिटिव इफेक्ट्स पता ही नहीं है अलग अलग दवाइयों के, दे आर फुलिश टू टेल दीज थिंग्स कि एक की जगह दूसरी काम कर जाएगी, एंड कैन इन द सेम डिजीज
प्रूव जस्ट एज सर्विसेबल एज दी अदर, और उसी बीमारी में दूसरी भी वैसे ही काम कर जाएगी जितनी पहली काम करेगी। जो लोग ये बोलते हैं, हनीमन सर ने उसके लिए वर्ड लिखा हुआ है कि ये लोग फुलिश हैं। Thus, to ignorant children confound the most essential different things because they scarcely know their external appearances, far less their real value, their true importance, and their very dissimilar inherent properties. मतलब जैसे कोई ignorant बच्चे होते हैं ना, जो कंफाउंड मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं दो अलग अलग चीजों में कि ये इसकी जगह काम कर जाएगी, क्योंकि उनको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है कि क्या है। छोटा बच्चा वो हर चीज मुंह में डालता है क्योंकि उसको पता नहीं है भी ये चीज खाने वाली नहीं है, ठीक है ना। वो देखता है भी अच्छा लाओ जी मुंह में डाल लो, ठीक है ना, इसके साथ ये कर लो। उसको पता नहीं है ये काम किस चीज आएगी। और वैसे ही अभी ये बड़े तो हो गए लेकिन बातें वही हैं कि पता नहीं है कि इन चीजों की एक्चुअल वैल्यू क्या है या एक चीजें कैसे अफेक्ट करती हैं इंसान के हेल्थ को। और जिसको नॉलेज है वो तो ऐसी बात कभी कर ही नहीं सकता। सेकंड फुटनोट, इफ दिस बी प्योर ट्रूथ एज इट अनडाउटेडली इज, ठीक है ना, बोले अगर ये पूरा सच है और अनडाउटेडली यही सच है क्या, कि हर दवाई अपनी अलग तरह का पेकुलियर कैरेक्टर में इंसान की हेल्थ को अफेक्ट करती है, इस बारे में बात हो रही है, then no physician who would not be regarded as a devoid of reason and who would not act contrary to the dictates of his conscience, the sole arbiter of real worth, can employ in the treatment of diseases any medicinal substance but one with those real significance he is thoroughly and perfectly conversant. और रे तो कोई भी फिजिशियन जो इस सच को मानता है, अगर वो पागल नहीं हो गया, डिवॉइड ऑफ रीजन नहीं हो गया है, या फिर वो अपने कॉन्साइंस के अगेंस्ट एक्ट नहीं कर रहा, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। कैसा काम? कि कोई ऐसा मेडिसिनल सब्सटेंस दे इन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज जिसकी रियल सिग्निफिकेंस या उसके सिम्टम वो क्या प्रोड्यूस करता है उसको थॉरोली या परफेक्टली पता ही ना हो, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। सिर्फ वो लोग करेंगे दोज हु आर डिवॉइड ऑफ रीजन, जिनमें अकल या रीजन की कमी हो गई है, या फिर जो अपनी कंसाइंस की बात नहीं सुन रहे। दैट इज whose positive action on the health of healthy individuals he has so accurately tested that he knows for certain that it is capable of producing a very similar morbid state, more similar than any other medicine with which he is perfectly acquainted. तो वही दवाई देगा जिसका उसने देखा हुआ, उसको पता है कि ये एग्जैक्टली सिमिलर स्टेट प्रोड्यूस करती है दवाई, और भी हैं साथ में दवाइयां, लेकिन वो ऐसी स्टेट नहीं प्रोड्यूस करती, ये सिर्फ इसी दवाई में है, मोर सिमिलर देन एनी अदर मेडिसिन टू दैट प्रेजेंटेड बाय द केस ऑफ डिजीज ही इंटेंड्स टू क्योर बाय मींस ऑफ इट, फॉर एज ही हैज बीन शोन अबव neither man nor mighty nature herself can effect a perfect, rapid and permanent cure otherwise than with a homeopathic remedy. और ये चीज मैंने पहले भी ऊपर बता दी है, पहले के एफोरिज्म में बता दिया कि चाहे इंसान हो, चाहे इतनी ताकतवर कुदरत ही क्यों ना हो, वो कभी भी परफेक्ट, रैपिड और परमानेंट क्योर नहीं कर सकती जब तक उसको रेमेडी होम्योपैथिक वे में दी जाए ना गई हो। Henceforth, no true physician can abstain। अभी तो चलो हमारी समझ होम्योपैथी की ये बन गई ना कि एक साइंस है। होम्योपैथी का बेसिकली एक्चुअल मतलब ये है कि होम्योपैथी इज बेसिकली अ लॉ विच गवर्न्स इन द नेचर। एक कुदरत का नियम है होम्योपैथी का। अब तो चलो हमने साइंस को, जो डॉक्टर हनीमन ने डिस्कवर की, उसको होम्योपैथी बोल दिया, बट ट्रूली दिस इज बेसिकली अ लॉ ऑफ नेचर। जो हम थेराप्यूटिक लॉ ऑफ नेचर बोलते हैं वो होम्योपैथिक है, वो है होम्योपैथी। इसीलिए पहले भी इस चीजों के ऊपर एग्जांपल दिए हैं हनीमन सर ने। मैं नाम भूल रहा हूं, एक नोबेल लॉरिएट था जिनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोला जाता है, नाम भूल गया, देख जर्मन डॉक्टर थे कोई,
क्या नाम है, किसी को याद है? मेरे पास फोन नहीं है। जर्मन डॉक्टर है, उन्होंने मेरे ख्याल से इसके ऊपर वैक्सीनेशन बनाई थी उन्होंने किसी चीज की, जिसकी वजह से उनको ना ये मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ल्यूक मॉन्टेग्रे, हैं? ल्यूक मॉन्टेग्रे। एक मिनट में देखता हूँ। चलो मैं नहीं, बी बेन, पता नहीं कुछ और है नाम, मैं बाद में बताता हूँ। तो सर एडवर्ड जेनर है? नहीं नहीं, एडवर्ड जेनर नहीं, नहीं नहीं। या लुइस है? लुइस पास्चर। नहीं नहीं नहीं, वो पास्टर जनरल की बात नहीं। चलो मैं बाद में बताता हूँ उनका। उन्होंने ये चीज बोली, क्या बोली, कि जो हनीमन के लॉज हैं उन्हीं में से इस चीज का जन्म हो रहा है, जो आज हम सोच लेके आए हैं इसकी वैक्सीनेशन की। ऑल्दो वैक्सीनेशन इज नॉट होम्योपैथी, उन्होंने ये भी बोला, लेकिन उन्होंने ये बोला कि जो हनीमन के लॉज हैं या जो होम्योपैथी के लॉज हैं, एंड ही बेसिकली वर्कड विद दोज लॉज, विद दोज मेडिकेशंस, उन चीजों के ऊपर, कि यही जो हैं जो हम आज इस चीज में लेके आ रहे हैं। अगेन, वैक्सीनेशन इज नॉट होम्योपैथी, इट इज बेसिकली अ मटीरियल थिंग, ठीक है ना। उन्होंने उसको मटीरियल में रिक्रिएट करने की कोशिश की, जो कि हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, छोड़ दो, ठीक है ना। लेकिन until and unless the dynamis is considered, material part can never affect a cure, क्योंकि the cure has to come dynamically। जैसे बीमारी आ रही है वैसे ही क्योर का भी आना है, फ्रॉम द डायनेमिक्स टू द मटीरियल, वैसे ही क्योर आएगा फ्रॉम द डायनेमिक्स टू द मटीरियल पार्ट, ठीक है ना। सो कहने का मतलब कि वो जो होम्योपैथी ये कुदरत का एक नियम है, एक लॉ है जो चल रहा है कुदरत में, उसी में से डॉक्टर हनीमन ने होम्योपैथिक साइंस या थेराप्यूटिक साइंस को जन्म दे दिया। Henceforth, no true physician can abstain from making such experiment in order to obtain this most necessary and only knowledge of the medicines that are essential to cure। वो जो भी कोई सच्चा फिजिशियन है वो अपने आप को इस चीज से रोकेगा नहीं, इस एक्सपेरिमेंटेशन से रोकेगा नहीं, जो कि एक ही एक तरीका और सबसे जरूरी तरीका है मेडिसिन की नॉलेज को गेन करने का। क्या? प्रूविंग्स के साथ। एंड नॉलेज क्यों जरूरी है? टू क्योर द पेशेंट्स। दिस नॉलेज विच हैज हिथर्टो बीन निग्लेक्टेड बाय द फिजिशियंस इन ऑल एजेस, और यही ट्रू नॉलेज जो है इतनी देर से जो फिजिशियन है वो निग्लेक्ट करते आ रहे हैं। In all former ages, posterity will scarcely believe it। जो मेडिसिन बनती हैं, ये केमिकल मेडिसिन बनती है एलोपैथिक, पेट्री डिश में बनती हैं ये, वहां पे देखा जाता है जी ये केमिकल अंदर जाके इस केमिकल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। अच्छा जी, आपका थायरॉक्सिन कम है। अब मैंने पहले भी बड़ी बार एग्जांपल दी है टीएसएच की। टीएसएच इज नॉट थायरॉक्सिन, इट इज नॉट थायरॉक्सिन। तो T3 T4 है जो काम कर रहे हैं। टीएसएच इज जस्ट अ स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो थायराइड को स्टिमुलेट करता है। बच्चा है, सो रहा है, उसको एक आवाज लगाई, वो उठ गया, उठ के अपना काम करने लग गया। नेक्स्ट डे बच्चा एक आवाज में नहीं उठा, उसको 2-3 आवाजें लगाई, फिर वो उठा, फिर वो काम करने लगा। उसके अगले दिन 6-7 आवाज में उठा वो, फिर अगले दिन 10-12 आवाजें भी लगा दी तो भी नहीं उठ रहा, फिर थोड़ा हिलाना पड़ा उसको, भाई उठ, सुबह हो गई, जाओ। फिर अगले दिन वो हिलाने पे नहीं उठ रहा, तो थोड़ा सा जोर से हिलाया, एक आदि लगा के थोड़ा डांट के उठाया उसको, फिर वो उठा। नाउ दिस मैन, दिस फादर और दिस मदर इज बेसिकली स्टिमुलेटिंग द सिस्टम। वो खुद थोड़ी काम कर रहे हैं, उनका काम ही नहीं है उस बच्चे का काम करना, तो सिर्फ स्टिमुलेट दे रहे हैं उसको। कभी वो 3
पॉइंट से स्टिमुलेट हो जाता है थायराइड, कभी कभी 7 की स्टिमुलेशन लगती है, कभी 10-12 की भी लग जाती है, तो स्टिमुलेट कर रहा है वो। अगर T3 T4 अच्छे से हैं तो हाउ कैन यू से दैट थायराइड ग्लैंड इज नॉट वर्किंग? थायराइड उसका काम है थायरॉक्सिन सिक्रीट करना। अब होता क्या है, ये बना ली बात, ओ TSH बढ़ा हुआ है, लाओ जी थायरॉक्सिन देनी शुरू करो। थायरॉक्सिन ऑलरेडी नॉर्मल है, T3 T4 ऑलरेडी नॉर्मल है पेशेंट में, थायरॉक्सिन लगा दी उसको। अब बाहर से भी थायरॉक्सिन मिल गई, अंदर तो थी ऑलरेडी, तो थायरॉक्सिन के लेवल बढ़ गए, नेगेटिव फीडबैक जाता है ऊपर पिट्यूटरी को कि इसको बहुत ज्यादा थायरॉक्सिन हुई पड़ी है बॉडी में, तूने ज्यादा ही उठा दिया, हिला दिया बच्चे को, ठीक है ना, तो थोड़ा भी कम कर दो, तो स्टिमुलेशन जो है कम हो जाती है, तो अपने आप TSH लो आ जाता है। लेकिन TSH का तो कोई काम ही नहीं था, और उसको लो हाई करने में क्या फर्क पड़ता है? इसीलिए मैं हमेशा बोलता होता हूं कि रेदर देन द नॉलेज ऑफ पैथोलॉजी, रेदर देन द नॉलेज ऑफ सॉरी ये बैक्टीरियोलॉजी है, ऐसे कुछ भी डिजीज की नॉलेज से पहले हेल्दी ह्यूमन बीइंग की नॉलेज बहुत जरूरी है, फिजियोलॉजी बहुत जरूरी है। फिजियोलॉजी तो पता होनी चाहिए थायराइड की कि कौन सा हार्मोन क्या काम कर रहा है, इतना ही पता है तो ये, अगर मैंने अभी आपको बताया, सोचो इसके बारे में बैठ के, वैसे तो अभी भी क्लियर हो ही गई होगी ये चीज, काम तो T3 T4 कर रहे हैं, और फिर होता क्या है, बाहर से भी थायरॉक्सिन दे दी, चलो TSH हो गया नॉर्मल, लेकिन अब ये जो ग्लैंड्स हैं थायराइड के, ये तो ऑलरेडी अपना काम कर रहे थे, थायराइड इतना था, जितना भी था इतना था, वो अपना काम कर रहा था। अब उसको बाहर से सामान मिलना शुरू हो गया थायरॉक्सिन, इसने अपना T3 T4 कम कर दिया। और वो कम करने का क्या तरीका है कि जो सेल्स हैं वो कम होने शुरू हो गए, एट्रोफी में जाना शुरू हो गया ग्लैंड। ऑब्वियसली कोई फैक्ट्री लगी है, चल रही है, वो तभी उसमें से प्रोडक्शन कम होगी जब उसको बंद कर दिया जाएगा, वो बंद कर देता है अपने सेल्स को, क्यों? क्योंकि बाहर से मिल रहा है, हमें क्या करने की जरूरत, तो उनको बंद करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा थायरॉक्सिन हो रही है प्रोड्यूस, कोई गलत ना कर दे बॉडी में, तो पहले उनकी फंक्शनिंग स्लो होती है, और अगर लंबे समय तक फंक्शनिंग की जरूरत नहीं पड़ती तो वो सेल जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है वहां से, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है बॉडी को, बॉडी फालतू की चीज रखती नहीं। लेकिन कॉजेशन तो अभी भी है, 25 थायरॉक्सिन लगाई थी, थोड़ी देर बाद फिर से TSH हो जाएगा शुरू, तो भाई स्टिमुलेट करना, अच्छा फिर से TSH बढ़ गया, चलो जी 50 करो इसको, 75 करो इसको, 100, तो सिर्फ TSH को कंट्रोल करने, T3 T4 तब भी नॉर्मल है। So the basic knowledge of human body has been neglected by the physicians. मैं ऐसे भी कुछ डॉक्टर्स को जानता हूं एलोपैथी में, जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है फिजियोलॉजी में, और वो फालतू में ऐसे देते नहीं थायरॉक्सिन की मेडिसिन, वो देते ही नहीं, बोलते ठीक है कोई बात नहीं, नॉर्मली होता है, कोई बात नहीं, जो सिम्टम्स हैं उनके उनके सिम्टम्स के हिसाब से मेडिसिन देते हैं बस। ऐसे भी हैं, समझदार भी हैं, ये नहीं है। इन ऑल फॉर्मर एजेस, बोले पहले से लेके अभी तक, posterity will scarcely believe it, physicians have hitherto contented themselves with blindly prescribing for diseases, blindly, ये है बात एक्चुअल में, जो किताबों में लिखा है कर दो, जो किताब, एक्सपीरियंस क्या कहता है, समझ क्या कहती है, आपके अंदर से आवाज जो आ रही है सच्चाई की, वो क्या कहती है। बड़े लोगों ने ये क्यों कर किया आपने, क्योंकि किताब में लिखा है जी, किताब में लिखा है तो इतनी कौन सी बड़ी बात होगी, लिख दिया, मेरे जैसा भी कल कोट के लिख देगा किताब में कुछ ना कुछ, उसमें क्या है। मेरे पास एक पेशेंट आता है ब्राइटाम्यूर से ठीक हो रहा है, वो भी किताब लिख रहा है, किताब लिखना तो कोई बड़ी चीज नहीं है।
blindly prescribing for diseases medicines whose value was unknown. दे ही जा रहे हैं दवाइयां, लेकिन पता ही नहीं भी करती क्या है अंदर जाके, सिर्फ अंदाजा है कि अच्छा कैल्शियम कम हुआ है, चलो दवाई में कैल्शियम डाल देते हैं इसके अंदर जाके, कैल्शियम ठीक कर देगा, तो अंदाजा है। जब इंटेस्टाइन कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही, तो चाहे आप दवाई से दो, चाहे फ्रूट से दो, किसी चीज से उसने नहीं करना, कैसे करेगा वो? दर्द हो रही है, विटामिन डी कम होगा, दे दो सैशे विटामिन डी के। ये तो अंदाजे हैं कि ये केमिकल बढ़ गया, ये हार्मोन बढ़ गया, इसको कम कर लो, उसको बढ़ा दो, अंदाजों से चल रहा है काम। And which had never been tested relative to their highly important, very various, pure dynamic action on the health of the man. और इन चीजों को कभी टेस्ट नहीं किया गया कि उनका डायनामिक एक्शन क्या है, प्योर डायनामिक एक्शन है क्या इंसान की हेल्थ के ऊपर। And moreover, they mingled several of these unknown medicines that differed so vastly among each other in one formula. और उससे भी बड़ा, इतनी अननोन मेडिसिन, चलो एक आधी दी फिर भी ठीक है, लेकिन उनको भी इकट्ठा कर दिया, एक फॉर्मूला बना दिया, उसका इफेक्ट पता नहीं हमें, एंड लेफ्ट इट टू चांस टू डिटरमिन व्हाट इफेक्ट शुड देयरबाय बी प्रोड्यूस्ड ऑन द पेशेंट। और छोड़ दिया पेशेंट के ऊपर, फिर देखते हैं क्या असर होगा उसके ऊपर। लेफ्ट इट टू चांस, किस्मत के ऊपर छोड़ दिया उसको। दिस इज जस्ट एज इफ, मतलब ऐसे ही है जैसे कि a madman should force his way into the workshop of an artisan, seize upon handfuls of very different tools, with the uses of all of which he is quite unacquainted, in order, as he imagines, to work at the objects of art he sees around him. और कोई पागल इंसान है, वो किसी आर्टिस्ट की दुकान में घुस गया, उसने उसके टूल्स उठा लिए अलग अलग तरह के, और आसपास में जो भी आर्ट के ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम करने लगा विदाउट एनी नॉलेज, तो क्या बनाएगा उसका फिर वो? आई नीड हार्डली रिमार्क दैट दीज वुड बी डिस्ट्रॉयड। अरे मेरे को कहने की जरूरत नहीं है कि वो सारा कुछ खराब कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा वो सारा कुछ। आई में से अटरली रूइंड, बिल्कुल ही खत्म ही कर देगा, ऐसा रूइन करेगा कि किसी और से भी ना संभाला जाए बाद में। बाय हिज सेंसलेस ऑपरेशंस, अपने इन सेंसलेस ऑपरेशंस के साथ, अपने सेंसलेस फंक्शनिंग के साथ। हनीमन सर उस सेंसलेस फंक्शनिंग से निकाल के इधर लेके आए इस थेराप्यूटिक साइंस में। बाद में यहां पे भी लोगों ने वही काम शुरू कर दिया, कर रहे हैं आज भी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपने डिसाइड करना कि आपने कैसा डॉक्टर फिजिशियन बनना है, आपने डिसाइड करना है, अपने आप से पूछना है। ये जो सच्चाई लिखी हुई है इसको समझ के इसके ऊपर चलना है हमने, कि जो इसके ऑपोजिट एक नालायकी चली हुई है, फुलिशनेस चल रही है, उसके ऊपर चलना है हमने। हाँ, ये एफोरिज्म, देयरफॉर मेडिसिन्स on which depends man's life and death, disease and health, must be thoroughly and most carefully distinguished from one another. ये दवाइयां जो हैं, ये जो हमारे काम करने का तरीका है, मेडिसिन देने का तरीका है, इसके ऊपर इंसान की डिजीज, हेल्थ, लाइफ, डेथ सब डिपेंड करता है। और इसीलिए वी हैव टू बी वेरी थॉरो। केस लेते हैं, बहुत थॉरोली लेना है, बहुत केयरफुली लेना है, एनालिसिस करना है, थॉरोली करना है, कोई पॉइंट मिस नहीं करना अपनी तरफ से, बहुत केयरफुली करना है उसको। And it has to be distinguished from one another, and for this purpose tested by careful pure experiments on the healthy body for the purpose of ascertaining their powers and real effects. और इसीलिए इनके प्योर एक्सपेरिमेंट्स करने हैं हेल्दी बॉडी के ऊपर, ताकि उनकी जो पावर और उसके रियल इफेक्ट हैं उनको जाना जा सके, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन एक्यूरेट नॉलेज ऑफ देम, ताकि हम इसकी एक एक्यूरेट नॉलेज ले सकें, and to enable us to avoid any mistake in their employment in diseases. ठीक है ना? और हम
जब उनको किसी डिजीज्ड इंडिविजुअल को दे रहे हैं उसमें हम कोई मिस्टेक ना करें, for it is only by correct selection of them that the greatest of all earthly blessings, the health of the body and of the mind, can be rapidly and permanently restored. क्योंकि जब हम दवाई को करेक्टली सिलेक्ट करेंगे तभी जो हेल्थ है बॉडी और माइंड की, जिसको हनुमान सर लिख रहे हैं, इट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अर्थली ब्लेसिंग्स। जितनी भी हमें ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं उनमें से सबसे बड़ी ये है सेहत, उसको परमानेंटली और रैपिडली रीस्टोर किया जा सके। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे करेंगे फिनिश। मैं जब शुरू किया था ऑर्गेनन, बीच में भी हर बार ऐसा बोलता होता हूं कि ठीक है ये शब्द हैं हनुमान सर ने लिखे हुए, ये ज्ञान भी देते हैं, लेकिन इनके पीछे जो बैठा इमोशन है, जो फील है जिसके साथ इसको लिखा गया है, उस फील को महसूस करना बहुत जरूरी है, उस दर्द को महसूस करना बहुत जरूरी है जो हनुमान सर ने देखा लोगों में होते हुए, इन चीजों के साथ, ऐसी प्रैक्टिसेस के साथ। अगर मेहनत वाला काम लगता है, ये कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं कर सकते। मेहनत वाला काम, कोई भी काम आपने अगर उसमें अच्छा करना है तो मेहनत तो लगेगी ही लगेगी, कोई भी काम ऐसा नहीं। ठीक है ना, शॉर्टकट से आप छोटी छोटी चीजों तो कमा लोगे। मैं कल छोटी छोटी चीजें, जो चीजें बेसिकली हम सोचते हैं कि हमें खुशियां देती, पैसा हो गया, नेम, फेम, रिलेशनशिप्स, हम इंसान सोचता है कि ये हमें खुशियां देता है, ये खुशी देता है, ये हो तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये हो तो मैं सुखी हो जाऊंगा। एक्चुअल में वो सब चीजें ही दुख का कारण है। सोचना इस चीज के बारे में। जिसके पास पैसा है वो तो बहुत दुखी होते हैं, नाम शोहरत वाले उनसे भी दुखी होते हैं, क्योंकि इनमें है ही नहीं, एक्चुअल खुशी इनमें नहीं है बेसिकली। और इंसान यही सोचता था मैं सब कुछ होते हुए भी दुखी हूं, खुशी नहीं है अंदर, सुख नहीं है। इसलिए क्योंकि बेसिकली वी हैव कलेक्टेड सोर्सेज ऑफ दुख, हमने दुख के सोर्सेज कलेक्ट किए हुए हैं। लेकिन जहां पे एक्चुअल ब्लेसिंग्स हैं, जहां पे एक्चुअल खुशी है, जिन जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इस चीज को ज्यादा रिलेट कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आगे आके आप करेंगे इस चीज को रिलेट। जब कोई खुश ठीक होता है पेशेंट, उसके चेहरे के ऊपर, उसके मन में जो खुशी होती है उसको लेके कि मेरी ये चीज ठीक हो गई है, वो आता है आपको ये चीज बताता है, वो चीज आपको खुशी देती है कि चलो हम तो चलो क्या ही कर सकते हैं, हमारे थ्रू कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसने इसको ठीक कर दिया है ना। आज एक डॉक्टर है, डॉक्टर प्रिया, उनका मैसेज आया था, कोई बच्ची है वो चलने लग गई, बड़ी केस था उनका कोई, तो वो उनकी जो प्रिया की खुशी थी, और मदर फादर की तो है ही है, लेकिन वो जो एक्चुअल सुख है, वो जो खुशी है कि किसी पेशेंट को आराम देने में, उनको ठीक करने में। और ऐसे पेशेंट, ठीक है ना, जो बच्चा ठीक बोलना नहीं चाहिए लेकिन पेरेंट्स पे बोझ है, क्योंकि बच्चा तो सफर चलो कर ही रहा है, पेरेंट्स कितना सफर कर रहे हैं उसके साथ। और फिर ऐसे पेरेंट जिनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है उनके पास इस बच्चे का इलाज करवाया जा सके। आपकी एक डोज उस बच्चे को ठीक कर दे, उस बच्चे को आराम दे दे, तो उससे बड़ी
खुशी की बात क्या हो सकती है? ठीक है ना? सो डिसाइड आपने ही करना है कि आपने कैसे डॉक्टर बनना है, कैसे फिजिशियन बनना है। ऐसे भी हैं जिनको गालियां देके जाते हैं आके क्लिनिक पे पेशेंट, मेरे क्लिनिक पे आके लोगों दूसरे डॉक्टरों को गालियां देके जाते हैं, चलो उन्होंने ऐसे कर दिया जी, हमें ऐसे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस रहा है वैसा। उनको जब वो सच्ची बात पता चलती है, जब हम पेशेंट को बताते हैं कि सच्चाई ये है, तो उनके भी अंदर फीलिंग आती है आज तक मेरे साथ झूठ बोला गया, धोखा दिया गया मेरे, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, चलो इसी के साथ आज के क्लास को करते हैं फिनिश। कोई क्वेश्चन किसी का? कोई आज के उसमें या कोई पुराने उसमें से कोई क्वेश्चन किसी का? चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर 2 वीक्स के बाद। और इसको पढ़िएगा दोबारा, मेंटल डिजीज के एफोरिज्म उनको पढ़िएगा जाके, ठीक है, अच्छे से 7-8 जो भी है 8-10 एफोरिज्म है उनको पढ़िए एक बार अच्छे से, और क्लैरिटी आएगी उन चीजों के बारे में जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टाइम फिर से एक केस डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर से ऐसे ही केस डिस्कस किया करेंगे एक, ठीक है ना, उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिकली पार्ट पे, एंड देन वी विल डिस्कस द एफोरिज्म। ठीक है, चलिए गुड नाइट सबको। कोई क्वेश्चन हो तो चाहे मेरे को उधर पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर, है ना। गुड नाइट, थैंक यू सर।